गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर L5। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल डिस्कस किया था। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं वो डिस्कस किया था। ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स डिस्कस किए थे कि बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से संसाधन यूज करते हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। एंजाइम बताया था हमने, वेक्टर बताया था, वांछित जीन बताई थी और परपोषी कोशिका बताई थी। ठीक है, तो हम क्या एंजाइम डिस्कस कर चुके हैं। क्या कर चुके बेटा? एंजाइम डिस्कस कर चुके हैं। एंजाइम हमने करीब 4-5 प्रकार के एंजाइम डिस्कस किए थे। एक कहा था विदलनकारी एंजाइम। क्या बोला था? विदलनकारी एंजाइम। कराया नहीं करा? ठीक है, एक हमने कहा लयनकारी एंजाइम, एक हमने कहा जॉइनिंग एंजाइम, जॉइनिंग मीन जोड़ने वाला एंजाइम, एक हमने कहा संश्लेषी एंजाइम, और एक क्या पढ़ाया था? एल्केलाइन फॉस्फेटेज। क्या पढ़ाया था? एल्केलाइन फॉस्फेटेज। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है लयनकारी एंजाइम और विदलनकारी एंजाइम। ठीक है, मेनली विदलनकारी एंजाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विदलनकारी एंजाइम में हमने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। क्या बेटा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर, वाहक के बारे में। किसके बारे में? वाहक के बारे में। ठीक है बेटा, तो देखते हैं वाहक। देखो ना, वाहक क्या होता है? ये वाहक जो हमारी वांछित जीन है, वांछित जीन या वांछित डीएनए, इसको क्या करता है? परपोषी कोशिका में लेके जाता है। इसको किस में लेके जाता है? परपोषी कोशिका में। और परपोषी कोशिका में ले जाके वहां इसका क्या कराता है बेटा? रेप्लिकेशन कराता है। इसका रेप्लिकेशन कराता है, मतलब इसकी संख्या में वृद्धि कराता है। मेरी बात समझी? तो इसे बोलते हैं वाहक। क्या बोलते हैं बेटा? वाहक। तो यदि हमें पूछता है कि वाहक क्या है, तो वाहक क्या है? एक तरह से वह डीएनए है, ये वाहक क्या है? वह डीएनए है जो वांछित जीन को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करके इसका क्या कराता है? रेप्लिकेशन कराता है। इसका क्या कराता है? रेप्लिकेशन कराता है, इसकी क्लोनिंग कराता है। ठीक है, तो देखो वाहक, एक अच्छी वाहक के क्या क्या गुण होने चाहिए? क्या क्या गुण होने चाहिए देखते हैं अपन। एक अच्छी वाहक में क्या क्या गुण होने चाहिए? देखो ना, नंबर एक तो ये इजीली, बहुत सरल तरीके से पहचान में आ जाए। इसकी पहचान इजी होनी चाहिए, इसका पृथक्करण इजी होना चाहिए, इसका शोधन इजी होना चाहिए। एक तो क्या है इसके? पहचान, एक पृथक्करण, एक शोधन। क्या होना चाहिए? सरल होना चाहिए। वेक्टर है, इसे वाहक को वेक्टर भी बोलते हैं। ये वाहक को हम आराम से पहचान सकते हैं। पहचान करने के बाद आराम से इसे अच्छे तरीके से इजीली हम इसे क्या करते हैं? बाहर निकाल सकते हैं, और बाहर निकाल कर इसका इजीली क्या कर सके? शोधन कर सके। बात समझ में आई? दूसरी बात, ये वाहक होना, वाहक होता है ना, वाहक में वांछित जीन को, वाहक में वांछित जीन को प्रवेश, मतलब ले जाने की क्षमता हो जानी, ले जाने की क्षमता होनी चाहिए। कहां ले जाने की बेटा? कहां ले जाने की? परपोषी कोशिका में। दूसरी बात, वाहक में एक तो वांछित जीन को ले जाने की क्षमता होनी चाहिए, और एक दूसरी वांछित जीन को रेप्लिकेट कराने की क्षमता होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? वांछित जीन का रेप्लिकेशन या क्लोनिंग कराने की क्षमता होनी चाहिए। भाई यदि वाहक है हमारा, वाहक के अंदर ना वांछित जीन जोड़ दी, और ये वांछित जीन जुड़ गई। अब जुड़ने के बाद इस वाहक, ये वाहक इस वांछित जीन को परपोषी कोशिका में ले जा रहा है। पर यदि ले जाके इसकी क्लोनिंग नहीं कराई है, इसकी संख्या नहीं बढ़ाई, तो बेकार है।
तो क्या होना चाहिए, एक तो वांछित जीन को परपोषी कोशिका में आराम से ले जा सके और वहां उसकी क्लोनिंग करा सके या वहां उसका रेप्लिकेशन करा सके। चौथी बात क्या होनी चाहिए बेटा, एक क्या होना चाहिए, ये वाहक होता है ना, वाहक वेक्टर, ये छोटा होना चाहिए आकार में छोटा होना चाहिए और इसका मॉलिक्यूलर वेट, आणविक भार अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, 5 लक्षण ये हो गए। छठा क्या है बेटा, इस वाहक में रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन साइट। वाहक में रिस्ट्रिक्शन साइट उपस्थित होनी चाहिए। देखो बेटा, रिस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन साइट वे साइट होती है, वे स्थान होते हैं जहां पे कौन है काम करता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। कौन करता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। अब यदि मान लो ये वाहक है हमारा, ये क्या है, वाहक, और इसमें हमको वांछित जीन जोड़नी है। इस प्रकार इसमें हमें क्या जोड़नी है, वांछित जीन। देखो इस प्रकार हमें क्या जोड़नी है, इसमें वांछित जीन। अब बच्चों देखो, मतलब पहले हमें यहां से काटना पड़ेगा, इसे कट करना पड़ेगा, तभी तो वांछित जीन जुड़ेगी। अब कट करने के लिए कौन होगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। कौन होगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज काम कब करेगा, जब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट होंगी। क्या होंगी, रिस्ट्रिक्शन साइट। तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, इसमें ओआरआई होना चाहिए बेटा। सातवां, वाहक में क्या होना चाहिए, ओआरआई, ओआरआई उपस्थित होना चाहिए। देखो बेटा, ओआरआई क्या होता है, ओआरआई वह स्थान होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, प्रतिकृतिकरण स्टार्ट होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओआरआई को क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हमने 11th में पढ़ा होगा ओआरआई, जब आपने रेप्लिकेशन पढ़ा होगा एमबीआई में। ठीक है, तो आपने ओआरआई बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। प्रोकैरियोटिक में ओआरआई 1 होता है, यूकैरियोटिक में ओआरआई 1 से अधिक होते हैं। बात समझ में आई, ओआरआई होना चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए, देखो ओआरआई के अलावा और क्या क्या होना चाहिए बेटा, इसमें आरओपी होना चाहिए। इसमें आरओपी मतलब कोड फॉर प्रोटीन, ये भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, आरओपी होना चाहिए, कोड फॉर प्रोटीन। नवा क्या होना चाहिए, इसमें मार्कर जीन होनी चाहिए, मार्कर जीन या रिपोर्टर जीन उपस्थित होनी चाहिए। देखो बेटा, रिपोर्टर जीन क्या होती है, मार्कर जीन क्या होती है। देखो, ये एक वाहक है, ये एक वाहक ये है, और एक वाहक ये है जिसमें वांछित जीन है। इसमें वांछित जीन नहीं है, इसमें वांछित जीन है। मतलब यदि वाहक में हम वांछित जीन जोड़े, वाहक में यदि हम वांछित जीन जोड़े, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें वांछित जीन जोड़े, उसमें वांछित जीन जुड़े। हो सकता है वांछित जीन जुड़े, हो सके वांछित जीन नहीं जुड़े। तो उसमें एक ऐसी साइट होनी चाहिए, ऐसी जीन होनी चाहिए जो हमें ये संकेत दे कि इसमें जुड़ी है या नहीं जुड़ी है। ठीक है, मतलब आरडीएनए बना है या नहीं बना है, उसका संकेत हमें किससे मिलता है, मार्कर जीन से या रिपोर्टर जीन से। बात मेरी समझ में आई, किससे मिलता है, मार्कर जीन से या रिपोर्टर जीन से। तो ये एक अच्छी वाहक में ये सभी गुण पाए जाने चाहिए। ये क्या होने चाहिए बेटा, अच्छे गुण पाए जाने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, इस वांछित जीन में डीएनए को अभिव्यक्त करने के लिए
वांछित जीन या वांछित जीन को अभिव्यक्त करने के लिए ऑपरेटर और प्रमोटर साइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑपरेटर और प्रमोटर, ऑपरेटर एंड प्रमोटर साइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? ऑपरेटर साइट होनी चाहिए और प्रमोटर साइट होनी चाहिए। ये ऑपरेटर साइट और प्रमोटर साइट क्या होती है? ये इसको कंट्रोल करती है, इस अभिव्यक्ति को क्या करती है? कंट्रोल करती है। मेरी बात समझ में आई? तो हम बहुत सारे वाहकों का यूज करते हैं। एक बार दोबारा सुनो, वाहक क्या होता है? वाहक वह डीएनए का भाग होता है। वाहक क्या? डीएनए। एक तरह से वाहक डीएनए का वह भाग होता है जो वांछित जीन को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कराने का कार्य करता है, या परपोषी कोशिका में मतलब परपोषी कोशिका में वांछित जीन को ले जाने का कार्य करता है और वहां ले जाकर उसका रेप्लिकेशन कराता है। उसे वाहक बोलते हैं। बात समझ? तो वाहक के बहुत सारे कौन कौन से ऐसे गुण होने चाहिए? एक आदर्श वाहक है, उसका पहचान, उसका पृथक्करण, उसका शोधन इजी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, वो डिजायर्ड जीन को या वांछित जीन को, मतलब उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है वांछित जीन को वो किसमें ट्रांसफर कर सके? परपोषी कोशिका में, और वहां उसका क्या करा सके? रेप्लिकेशन कर सके। दूसरी बात, उसका साइज कम होना चाहिए, उसका मॉलिक्यूलर वेट, आणविक भार अधिक होना चाहिए। ठीक है। उसमें रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? रिस्ट्रिक्शन साइट, जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम कर सके। और क्या होनी चाहिए? उसमें रिपोर्टर जीन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रिपोर्टर या मार्कर, जिससे हमें पता लग सके कि वाहक में वांछित जीन जुड़ी है या नहीं जुड़ी है। मेरी बात समझिए? और क्या होना चाहिए? उसमें ओआरआई होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से प्रतिकृतिकरण स्टार्ट होगा। इसमें आरओपी होना चाहिए, कोड फॉर प्रोटीन। ठीक है, जो ये इस सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करती है। इसमें ऑपरेटर और प्रमोटर होने चाहिए जो कि जीन की अभिव्यक्ति में काम आते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये सारी साइड ऐसे सारे गुण इसमें होने चाहिए। बात समझिए? तो हम बहुत सारे वाहकों का यूज करते हैं। इस प्रकार हम बहुत सारे वाहकों का यूज करते हैं। तो देखो कौन कौन से वाहक यूज करते हैं, कौन कौन से वाहक यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। एक तो करते हैं, देखो बेटा, वाहक कौन कौन से करते हैं? एक करते हैं प्लाज्मिड। क्या करते हैं? प्लाज्मिड। एक करते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या बेटा? बैक्टीरियोफेज। और क्या करते हैं हम? फेजमिड। क्या करते हैं बेटा? फेजमिड। और क्या करते हैं? कॉस्मिड। क्या बेटा? कॉस्मिड। एक करते हैं हम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्या बेटा? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है। और क्या करते हैं? बाईएसी, HAC। बाईएसी मीन्स यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है बेटा। और क्या करते हैं? ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। देखो बेटा, इसमें जो सबसे अधिक बायोटेक्नोलॉजी में जो हम यूज करते हैं वो करते हैं प्लाज्मिड। क्या करते हैं? प्लाज्मिड। ये सभी जो वाहक हमने ये लिखे हैं, ये वाहक कैसे कैसे यूज किए जाते हैं, मतलब ये वाहक को हमने क्लासीफाई करें तो किस बेस पे यूज किए जाते हैं? ये कितना बड़ा वांछित जीन का स्थानांतरण कर सकते हैं, वांछित जीन का स्थानांतरण कर सकते हैं। बात समझ में आई? कितना बड़ा वांछित जीन ये स्थानांतरित कर सकते हैं। देखो बेटा, प्लाज्मिड है आपका, प्लाज्मिड ये क्या करता है? 15 किलो बेस पेयर
क्या बेटा, 15 किलो बेस पेयर बड़ा वांछित जीन को स्थानांतरित कर सकता है। ठीक है, अब देखो एक बेस पेयर मीन्स क्या होता है, 1 किलो बेस पेयर मीन्स होता है बेटा, 1 किलो बेस पेयर मीन्स होता है 1000 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ये प्लाज्मिड कितना, 15000 बेस पेयर लंबा वांछित जीन को क्या कर सकता है, स्थानांतरित कर सकता है होस्ट सेल में। बैक्टीरियोफेज दो प्रकार के होते हैं। क्या बेटा, बैक्टीरियोफेज दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लैम्बडा फेज और एक होता है एमथेराफेज। ये जो एम लैम्बडा फेज है ना, ये 23 किलो बाय 23 किलो बेस पेयर को ट्रांसफर कर सकता है। ये अपन थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और ये M13 है, ये बहुत कम, बहुत छोटे वांछित जीन का ट्रांसफर करता है, वांछित जीन का क्या करता है, स्थानांतरण करता है। फेजमिड, ये फेजमिड क्या होता है बेटा, ये प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, फेजमिड। क्या बेटा, ये प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज में भी कौन सा, लैम्बडा फेज, बैक्टीरियोफेज में भी कौन सा बेटा, लैम्बडा फेज। बात समझ में, ये क्या बनाते हैं बेटा, फेजमिड। और ये फेजमिड 35 किलो बेस पेयर लंबे डीएनए को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉस्मिड। बेटा कॉस्मिड भी क्या है, प्लाज्मिड प्लस बैक्टीरियोफेज। क्या बेटा, प्लाज्मिड प्लस बैक्टीरियोफेज। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, M13 फेज लेते हैं हम। फेजमिड में तो क्या लेते हैं, लैम्बडा फेज, और इसमें क्या लेते हैं, कॉस्मिड में M30 फेज का कॉस साइट लेते हैं, कॉस साइट। और ये कितना करता है, 45, क्या बेटा, 45 किलो बेस पेयर को ट्रांसफर कर सकता है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ये क्या करता है बेटा, अप टू 200 किलो बेस पेयर लंबे डीएनए को ट्रांसफर कर सकता है। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ये अप टू 2500 किलो बेस पेयर लंबा डीएनए को ट्रांसफर कर सकता है। और ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ये मोर देन 100 किलो बेस पेयर लंबे डीएनए को ट्रांसफर कर सकता है। देखो बेटा, आपको याद हो जाए तो बेटर है, और नहीं हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पर जिन लोगों को याद हो जाए बेटर है। तो ये वाहक क्या होते हैं, इन वाहकों का यूज करते हैं, और मोस्ट सबसे ज्यादा यूज जो करते हैं हम प्लाज्मिड का करते हैं। किसका करते हैं बेटा, प्लाज्मिड। मेरी बात समझ में आई। ये मैंने ये जो प्लाज्मिड दिए हैं, ये किस किस प्रकार से यूज किए जाते हैं, ये कब यूज किए जाते हैं, जब हमें मान लो लंबा डीएनए, लंबा वांछित जीन ट्रांसफर करना हो, तो हम क्या करते हैं, फेजमिड का यूज कर सकते हैं या कॉस्मिड का यूज कर सकते हैं। पास में मान लो हमें 10,000 न्यूक्लियोटाइड का कोई बेस पेयर है, नहीं 1 लाख न्यूक्लियोटाइड का कोई बेस पेयर है, मतलब 100 किलो बेस पेयर है उसमें, तो हम कौन से बैक्टीरियोफेज कौन सा प्लाज्मिड यूज करेंगे, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। मेरी बात समझ में, तो अपन डिटेल में पढ़ते हैं प्लाज्मिड, डिटेल में पढ़ते हैं बेटा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड देखो बेटा, प्लाज्मिड क्या होता है, बैक्टीरिया जो सेल होती है, बैक्टीरिया जीवाणु कोशिका होती है, जीवाणु कोशिका या बैक्टीरिया, इसमें 2 प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, 2 प्रकार के डीएनए। एक तो होता है जीनोमिक डीएनए,
होता है बेटा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्या होता है बेटा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए। इसको क्या बोलते हैं? अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए। बात समझ में आई? देखो बेटा इन दोनों में अंतर क्या होता है। ये जीनोमिक डीएनए ये बैक्टीरियल कोशिका के लिए बहुत जरूरी होता है, मतलब इसको सरवाइव करने के लिए, मतलब इसको जीवित रहने के लिए जरूरी है। ये क्या, इसको जीवित रहने के लिए, एक तो जीवित रहने के लिए आवश्यक है और एक विभाजन के लिए, जनन या विभाजन के लिए आवश्यक है। ये दोनों मतलब ये जीनोमिक डीएनए। पर ये अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए ये बेटा ना तो जीवित रहने के लिए और एक जनन के लिए आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इसी अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इसी को हम किसके रूप में यूज करते हैं? प्लाज्मिड के रूप में। किसके रूप में यूज करते हैं बेटा? प्लाज्मिड के रूप में। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो बेटा एक बात और सुनो। देखो बेटा इस बैक्टीरिया के अंदर ये जीनोमिक डीएनए और प्लाज्मिक डीएनए, पर जब ये कोशिका विभाजन करेगी, ये बैक्टीरिया विभाजन करेगा, तो सबसे पहले क्या होगा? ये डीएनए डबल होगा। ये डीएनए क्या होगा? डबल। तो ये भी डबल होगा, ये भी डबल होगा। क्या होगा बेटा? ये भी डबल होगा, ये भी डबल होगा, तब जाके विभाजन होगा। देखो कैसे, मान लो ये बैक्टीरिया है, अभी इसमें क्या है? ये तो है अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए, ठीक है बेटा, और ये क्या है? जीनोमिक डीएनए। क्या बेटा? ये जीनोमिक डीएनए। अब ये विभाजन होगी ना, तो ये जीनोमिक डीएनए भी क्या हो जाएगा? डबल। ये जीनोमिक डीएनए भी क्या हो जाएगा? डबल। और ये क्या? अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए, ये क्या प्लाज्मिड, ये भी क्या हो जाएगा? डबल। जब डबल हो जाएगा तो फिर कोशिका विभाजित होगी। क्या होगी? कोशिका विभाजित होगी। तो कैसे विभाजित होगी? इस प्रकार दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होगी। तो देखो बेटा एक जीनोमिक डीएनए इस कोशिका में आ जाएगा, एक जीनोमिक डीएनए इस कोशिका में आ जाएगा। इसी प्रकार एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए इसमें आ जाएगा और एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय इसमें आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो प्लाज्मिड समझ में आया? प्लाज्मिड क्या है? बैक्टीरिया के अंदर जो अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है, बैक्टीरिया के अंदर जो अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है उसे क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मिड। बात समझ में आई? इसकी खोज किसने की? लेडरवर्ग ने की थी। खोज किसने की थी बेटा? लेडरवर्ग ने। इसकी खोज किसने की? लेडरवर्ग ने। अब देखो बेटा इसे बायोटेक्नोलॉजी में क्यों यूज करते हैं? देखो इसमें वो सभी गुण पाए जाते हैं जो एक आदर्श वाहक में पाए जाते हैं। इसमें वो सभी गुण पाए जाते हैं जो एक आदर्श वाहक में पाए जाते हैं। तो देखो क्या क्या गुण पाए जाते हैं बच्चों इसमें? देखो इसके गुण, नंबर 1 पृथक्करण, शोधन एवं पहचान सरल है। इसको आराम से पहचाना जा सकता है, आराम से इसका शोधन किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात ये 15 किलो बेस पेयर लंबे वांछित जीन या वांछित डीएनए को परपोषी कोशिका में स्थानांतरण करके उसका रेप्लिकेशन कराता है। क्या कराता है? उसका रेप्लिकेशन कराता है। दूसरी बात
साइज में क्या होता है, छोटा, और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, अधिक। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है इसका, अधिक। चौथी बात, इसमें क्या होता है, ओराई और आरओपी दोनों प्रेजेंट होते हैं। पांचवा, इसमें रिस्ट्रिक्शन साइट, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होती हैं, 8 से लेकर 13 और उससे ज्यादा भी रिस्ट्रिक्शन साइट इसमें प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, इसमें मार्कर जीन उपस्थित होती है, मार्कर जीन या रिपोर्टर जीन भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और क्या होता है बेटा, इसमें ऑपरेटर और प्रमोटर दोनों साइट उपस्थित होती हैं। इसमें ऑपरेटर और प्रमोटर दोनों साइट उपस्थित होती हैं। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड का बहुत अधिक यूज किया जाता है। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। मेरी बात यहां तक समझ में आई या नहीं आई? दोबारा सुन लो। प्लाज्मिड की खोज की लेडरबर्ग ने। प्लाज्मिड क्या है? बैक्टीरियल कोशिका में या जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाला अत्यंत गुणसूत्रीय डीएनए जो बैक्टीरिया के जीवित रहने और जनन के लिए आवश्यक नहीं है। दूसरी बात क्या होता है, इसकी पहचान, इसका पृथक्करण शोधन सिंपल है। ये 15 किलो बेस पेयर लंबे वांछित जीन को या डीएनए को पर्पोसी कोशिका में स्थानांतरित करके उसका रेप्लिकेशन कराता है। साइज में छोटा होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट, आणविक भार अधिक होता है। इसमें ओआरआई मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और आरओपी प्रेजेंट होते हैं। इसमें रिस्ट्रिक्शन साइट उपस्थित होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि इस वाहक में वांछित जीन जुड़ी है, सॉरी रिस्ट्रिक्शन साइट भी होती है जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करता है। इसमें मार्कर जीन होती है, रिपोर्टर जीन होती है, और क्या है, इसमें ऑपरेटर होता है और प्रमोटर भी उपस्थित होता है। ऑपरेटर भी होता है, प्रमोटर भी उपस्थित होता है। देखो, ये प्लाज्मिड रेप्लिकेशन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ये प्लाज्मिड रेप्लिकेशन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ये प्लाज्मिड रेप्लिकेशन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एकल रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड, और एक होता है बहु रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड या मल्टी बहु रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड। सिंगल रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड या मल्टीपल रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड। देखो बेटा, ये वाला प्लाज्मिड सिर्फ एक बार रेप्लिकेट होता है, सिर्फ एक बार रेप्लिकेट होता है। मतलब ये मात्र डीएनए, मात्र कोशिका है और इसके अंदर ये प्लाज्मिड है, तो ये प्लाज्मिड सिर्फ एक बार ही डबल होगा, बाद में ये नहीं होगा। ये वाला क्या होता है, एक बार से अधिक बार या कई बार रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेट मीन्स डबल होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हमें कौन सा वाहक अच्छा रहेगा, ये वाला या ये वाला? बायोटेक्नोलॉजी में इसमें हम कौन सा है, बहु रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड को यूज करते हैं। बहु रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड को हम यूज करते हैं। देखो बेटा, प्लाज्मिड है ना, प्राकृतिक भी पाया जाता है और आर्टिफिशियल भी बनाया जाता है। प्राकृतिक रूप से भी पाया जाता है और इसे हम आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से भी बनाते हैं, कृत्रिम रूप से भी बनाते हैं। तो आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम करेंगे पीवीआर 322 के बारे में, पीवीआर 322 के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू बेटा।